नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एजुकेशन जो बोर्ड है उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश संस्कृत का जो टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी संस्कृत का जो एग्ज़ाम अभी नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था, उसका हम जीएस का जो पोर्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टीजीटी संस्कृत के जो टेट के जो है एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। अदरवाइज़ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है जीएस सेक्शन के वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 121 की। तो क्वेश्चन नंबर 121 में क्या पूछा गया था दोस्तों कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है? किस देश का संविधान लिखित नहीं है? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड? इन इंडिया, अमेरिका, साउथ आपका जो है अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, वहाँ पर राजतंत्रीय व्यवस्था है। और भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो यूएसए, कोरिया और इंग्लैंड, यहाँ का जो संविधान है सबसे कठोर है। और जो भारत का जो इंग्लैंड का, अमेरिका नहीं बल्कि आपका जो है साउथ कोरिया और इंग्लैंड का संविधान सबसे कठोर है। और सबसे लचीला संविधान किस देश का? अमेरिका का। और जो भारत का संविधान है वो कैसा है? मिश्रित संविधान है, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122, वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, या फिर अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के अभी वर्तमान में हमारे जो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन है? सीपी राधाकृष्णन इस करेक्ट आंसर। सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ऐसा लिखा गया है आर्टिकल नंबर 64 में कि कोई भी आपका जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ वो राज्यसभा का भी पदेन सभापति होगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 64 में। और 63 में उसके पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ये भी आपने ध्यान रख लेना। दूसरी बात यह है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता। ठीक है, तो लगातार चलता रहता है। इसके केवल दो आपके जो 1/3 सदस्यों को, 1/3 जो मेंबर है इसके, वो 2 वर्ष बाद क्या है वो रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, राज्यसभा के पहले सभापति या राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटिकल्चर का अर्थ, विटिकल्चर किसका का अर्थ क्या होता है? या फिर विटिकल्चर किसके स्टडी को कहते हैं? अंगूरों की खेती को, मत्स्य पालन को, या रेशम कीट पालन को, या फिर फल और फूल आपका जो है सब्जियों की खेती को? तो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर लगा हुआ है कि आपका अंगूरों की खेती को जो क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को, मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। और रेशम के कीटों को सेरिकल्चर कहते हैं। फल और फूल के अध्ययन को हम पोमोलॉजी जो है वो कहते हैं। और जो है आपका मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, यानी अंगूरों की खेती को हम विटिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 123। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है या फिर आपको इससे कुछ किसी प्रकार को जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। तो 124 की अगर हम बात करें तो 124 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की जो आपकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जुलाई 1944 में इस करेक्ट आंसर। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें अगर, इसका जो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो IMF का जो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका के अंदर जो है वाशिंगटन जो DC है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और लगभग इसके 190 जो है वो सदस्य देश हैं, तो ये आपने ध्यान रख लेना है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है अमेरिका के अंदर, और लगभग 190 सदस्य इसके वर्तमान में देश है। ठीक है। अक्टूबर 1945 को आपका जो है यूएनओ का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, और इसकी 5 अभी वर्तमान में संस्थाएं प्रचलित है। हालांकि पहले 6 थी, अभी 5 है। ठीक है। और अगर हम सितंबर 1939 की बात करें तो इस समय आपका जो है सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है वो आपका शुरू हुआ था। और अगस्त 1942 की अगर बात करें तो अगस्त तो नहीं परंतु 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप्स जिसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 125 की अगर हम बात करें, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हालांकि राजस्थान में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है, घाना पक्षी विहार, ठीक है, मरुस्थली नेशनल पार्क, ठीक है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ हैं? राजस्थान में। गुजरात में कौन सा है? मैरीन नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ठीक है। तो ये आपका जो है मुकुंदरा हिल्स हो गया, ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका माधव नेशनल पार्क हो गया, कूनो नेशनल पार्क हो गया, विंध्याचल सतपुड़ा, ठीक है, आपका इस तरीके जो नेशनल पार्क है वो कान्हा नेशनल पार्क हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर है। और असम के अंदर एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, देहिंग पटकई नेशनल पार्क हो गया, डिब्रूगढ़ साई सखोबा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, मानस नेशनल पार्क हो गया, सिंही लीला नेशनल पार्क आपका जो है ज्वालाओ सिकना नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे नेशनल पार्क असम के अंदर है। ठीक है। तो नेशनल पार्क में से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके जो है पूछे जाते हैं, ये आपको टॉपिक बिल्कुल टिप्स पे आपका लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 126 क्वेश्चन कि भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? यानी जो आपने देखा होगा जो आपके सिक्के होते हैं और जो भारत की जो करेंसी है सिक्का, हालांकि भारत की कोई सी भी आप मुद्रा ले लीजिए, सिक्का ही नहीं बल्कि कोई सा भी आपका जो है करेंसी ले लीजिए, 10 रुपये का नोट ले लीजिए, 50 का ले लीजिए, 100 का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए। ठीक है। हर चीज़ के ऊपर जो है भारत की कोई भी करेंसी है उसके ऊपर जो है 3 शेर आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से 3 शेर जो है आपको दिखाई देते हैं। हालांकि उनकी संख्या 4 होती है परंतु एक साइड से वो दिखते कितने? 3 हैं। तो ये जो शेर का जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ, सांची के स्तूप, लोरिया नंदनगढ़ या फिर अमरावती स्तूप से? सही आंसर होगा सारनाथ का आपका जो है स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, जो सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है। और इस स्तंभ लेख का जो ऊपर वाला जो शीर्ष जो एरिया है उसे हम जो है इसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है। इसी से हमने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो है आपका 24 तीलों वाला जो चक्र है वो यहीं से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो सबसे पहले जो लिखा हुआ मिला था वो इसी के ऊपर लिखा हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है आज वो यहीं से लिया गया है। सांची स्तूप आपका जो है ये आपका सबसे बड़ा स्तूप है भारत के अंदर। ठीक है। जो अशोक ने बनाया था। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर है। लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख की अगर बात करें तो ये सम्राट अशोक ने बनाया था। ये लोरिया नंदनगढ़ यानी चंपारण के पास है, ये आपका पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से 126 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ए। ठीक है। और अदरवाइज जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 127 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 127 जो है हमारे पास उसमें पूछा गया है कि एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 127 में क्या पूछा गया है कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बहुत बार हम ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 1989 में भारत में मतदान की जो आयु है और 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। परंतु कईयों बार अभी तो यहाँ इसमें ईयर पूछा गया है, परंतु हो सकता है कि आपसे संशोधन पूछ लें। तो 61वां संशोधन आपने ध्यान रख लेना। 61 अमेंडमेंट 1989 को जो है वोट डालने का जो अधिकार है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 की अगर हम बात करें दोस्तों, 128 में पूछा गया है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बिल्कुल सही आंसर 1986 में। ठीक है। 1986 में जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर बात करें 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो ये तो बिल्कुल साधारण सा प्रश्न हो गया। 22 भाषाओं की अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, 22 भाषाओं का जिक्र 8वीं अनुसूची में मिलता है, परंतु इन 22 भाषाओं में से इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है इसको संविधान में मान्यता नहीं है। ये इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। जो ये संविधान में मान्य 22 भाषाएं हैं इसमें अंग्रेजी और भोजपुरी जो है ये 2 भाषाएं ऐसी है
जिनको संवैधानिक मान्यता नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होती है वो आपकी वहाँ पर जो बहस की जाती है या फिर वहाँ पर जो कार्यवाही या सुनवाई की जाती है वो इंग्लिश भाषा है उसकी, परंतु इंग्लिश जो भाषा है वो भारतीय संविधान उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उसे दिया गया है, वो एक सहकारी भाषा है। तो ये आपने ध्यान रख लेना, राजकीय भाषा है वो, ठीक है, या राजकार्य की भाषा है, या फिर राजकार्य की भाषा तो हमारी हिंदी भी है, परंतु जो हिंदी की जो सहयोगी भाषा है इंग्लिश है, जहाँ पर हिंदी को ना तो बोला जाता है और ना ही समझा जाता, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु अंग्रेजी भाषा को संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि कभी भी निरस्त किया जा सकता है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसी कारण से 8वीं अनुसूची में इसका मान्यता नहीं है। 9वीं अनुसूची की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी में 9वां भी पूछा गया, तो 9वीं अनुसूची में क्या आता है? संपत्ति अधिग्रहण। क्या आता है? संपत्ति अधिग्रहण। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों? ये जोड़ी गई थी आपका जो है 1951 में। कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। फिर छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई, असम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन की बात की गई है कि कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को होगी, कुछ राज्य के पास होगी, और जो दोनों के पास नहीं है उसको समवर्ती सूची में रखा जाएगा। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों? 52 विषय हैं, ठीक है, जबकि इसमें पहले 47 हुआ करते थे। और राज्य सूची के पास पहले 66 विषय थे और जिसमें से 5 आपके जो समवर्ती में जोड़े गए, ठीक है, तो अभी इसके पास 61 बच गए हैं। और 100 जो विषय हैं वो किसके पास है? केंद्र सूची के पास है। और दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रख लेना कि जो समवर्ती सूची होती है उसकी किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, परंतु दोनों में यदि विवाद हो जाता है कानून बनाने के संदर्भ में तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून वैध माना जाता है, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 130 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 130 आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130, इसमें पूछा गया है कि रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। तो रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल होती है जैसे आपका जो आलू है, मटर है, गेहूँ है, चना है, ठीक है, तो ये किस ऋतु में बोई जाती है दोस्तों? ये शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी ठंड में बोई जाती है, ठीक है। वह अगर दूसरी बात हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसमें आपकी खरीफ फसलें आ जाएगी, जैसे आपका मक्का हो गया, धान हो गया, ठीक है, ये आपकी जो है खरीफ फसलें होती हैं। वर्षा ऋतु में अगर बात करें तो इसमें खरीफ वाली फसलें ही आ जाएगी। जायद फसलें क्या होती है? जो खरीफ और रबी के बीच में बोई जाती है, यानी कई बार हम क्या करते हैं कि गेहूँ मान लीजिए एक ही खेत के ऊपर अंदर जो है हम 3 फसलें लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी खेत से गेहूँ को काट लिया है तो उसको गेहूँ काटने के बाद जब तक मक्की नहीं बीजते तो उसमें कुछ फसलें डाल दी जाती हैं। जायद फसलों के उदाहरण जैसे आपका तोरिया हो गया, या फिर आपका खीरा हो गया, या फिर आपका तरबूज हो गया, या फिर आपका खरबूजा हो गया, तो ये जायद फसलों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये अब आपने ध्यान रख लेना। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण अगर हम करें तो 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ, रबी और जायद। और चौथी अगर देखें तो कैश क्रॉप्स होती है, नकदी फसलें होती है, जिसका उत्पादन केवल किसान व्यापार के उद्देश्य से करता है। जैसे आपका जो है कपास हो गया, या फिर आपका जूट हो गया, अदरक हो गया, गन्ना हो गया, ये किस प्रकार की फसलें हैं दोस्तों? ये आपकी नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ऊंचा जो झरना है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? एंजल जलप्रपात है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। परंतु ये किस नदी के ऊपर है? जो कोरेनो नदी है, कोरेनो जो नदी है, ठीक है, ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है। तो वेनेजुएला की जो आपकी कोरेनो नदी है उसके ऊपर उसके ऊपर आपका स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो नियाग्रा जो जलप्रपात है ये कनाडा और आपका जो है यूएसए के बीच में जो मैकेंजी नदी है उसके ऊपर स्थित है। और विक्टोरिया जो नदी है ये जाम्बिया और आपका जिम्बाब्वे के बीच में आपकी जो है उसकी सीमा पर आपका स्थित है विक्टोरिया झरना, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 132 की अगर बात करें, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को अंकित किया गया? तो धर्मनिरपेक्ष ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 42वां संशोधन, ठीक है, 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1976 को हुआ था, जिसके तहत धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जो है देखो, सबसे पहले समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता
और अखंडता, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ लिए गए थे। ठीक है, और संविधान की जो प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को। और दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, और आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, और प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना का जो शब्द है, प्रस्तावना जो शब्द है हमने ये कहाँ से लिया है? ये यूएसए से लिया है, और इसकी परिभाषा को हमने कहाँ से लिया है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, और प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना में जो है भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, तो ये भी आपने पॉइंट टू नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 की अगर बात करें, हिडिंबा देवी मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? हिडिंबा देवी मंदिर की अगर बात करें तो हिडिंबा देवी मंदिर जो है लगभग 1573 में कुल्लू का जो राजा था बहादुर सिंह, उसने ये बनाया था। डुंगरी के जंगल में ये बनाया था। कुल्लू के मनाली का जो डुंगरी का जंगल है वहाँ पर ये स्थित है, तो इसको इसी कारण से इसको डुंगरी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो हिडिंबा देवी थी ये आपके पांडव जो भीम था उसकी पत्नी थी, और इसी हिडिंबा से घटोत्कच उत्पन्न हुआ था जिसने कि महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 134 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम निवासी कौन है? हिमाचल के प्राचीन निवासी कौन है? तो हिमाचल के जो सबसे प्राचीन जो निवासी है वो दोस्तों कोल है। कौन है? कोल जनजाति। ठीक है, हालांकि आज की डेट में जिनको हम जो है SC ST की जातियां कहते हैं वही हिमाचल के प्राचीन निवासी थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। कोल जनजाति जिनको कि हिमाचल प्रदेश में कोली, हाली, डोम, चनाल के नाम से जाना जाता है, वही आपके हिमाचल के वास्तविक निवासी थे। हालांकि बाकी जितने भी खश है, आर्य है, राजपूत है, खत्री है, अत्री है, ठीक है, या फिर आपका किसी भी प्रकार के हिमाचल के जितने भी लोग हैं वो सारे या तो आर्य हैं या फिर आर्यों के वंशज हैं या फिर अन्य प्रकार के किसी जनजाति से संबंधित है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो कोल जनजाति है सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है हिमाचल की, क्योंकि जब आर्य हिमाचल में आया, आपने पढ़ा होगा हिमाचल के अंदर, हिमाचल के इतिहास के अंदर कि आर्य जो राजा था वो आपका दिवोदास, और जो आपका अनार्य राजा था वो शांबर, यानी जो इनके बीच में लगातार संघर्ष चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसका शांबर की मृत्यु हो जाती है उद्ब्रज नामक स्थान पर, और हिमाचल के ऊपर जो है, हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जो है वो आर्यों का अधिकार हो जाता है। और इस तरीके से अनार्य के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद जो है आगे जो संतानें उत्पन्न हुई वो अलग अलग जातियों में विभक्त हो गई थी। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका इतिहास था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 135 की, बिलासपुर रियासत का हिमाचल में कब विलय किया गया? बिलासपुर को पहले कहलूर के नाम से जानते थे दोस्तों। ठीक है, तो 1 जुलाई सन 1954 को हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर है, कहलूर जो रियासत है, राजा आनंद चंद जिसका अंतिम राजा था, उसने हिमाचल को विलय करने के संदर्भ में उसने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया था, और बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का वो आपका 5वां जिला बनता है। तो 5वां जिला हिमाचल का कौन बना? बिलासपुर। छठा कौन बना था दोस्तों? किन्नौर। छठा कौन बना था? किन्नौर। 1 मई 1960 को किन्नौर बना था, और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर बना था। ठीक है, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूर्ण राज्य बना था, और पूर्ण राज्य की जो घोषणा है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी शिमला के रिज के मैदान से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान जो है नवनिर्मित देश बना था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 की अगर बात करें, शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से कब तक रही? तो बिल्कुल 1864 के टाइम से लेके 1947 तक जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन रही थी? वो रही थी आपकी शिमला। ठीक है, और जॉन लॉरेंस ने जो है आपकी इसको जो है आपका भारत की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में आपका जो है वो आपका गठित किया था। ठीक है, स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 137, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों चंबा जिले में है। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रख लेना है। और चंबा भूरी सिंह म्यूजियम के अंदर जो है चंबा रुमाल कला और आपका जो है चंबा जो शैली है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसको वहाँ पर जो है चंबा शैली के जो चंबा कलम या फिर चंबा शैली के जो आपके नमूने हैं उसको इस संग्रहालय के अंदर जो है प्रशिक्षण के साथ साथ जो है उसको संजो कर रखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 138 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 138 हमारे पास जो पुट किया गया है यहाँ पर वो है कि रोंग टोंग
हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है आपका वो कहाँ, हाइडल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल के किस जिले में है? रोंगटोंग। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। एक है शोंगटोंग, ठीक है, शोंगटोंग, ठीक है, एक तो है शोंगटोंग और एक है रोंगटोंग, ठीक है। तो रोंगटोंग जो परियोजना है ये जिला लाहौल स्पीति के अंदर है, ठीक है, लाहौल स्पीति के अंदर है। सबसे छोटी परियोजना है, 2 मेगावाट की ये परियोजना है, चिनाव नदी के ऊपर बनी है और सबसे छोटी परियोजना है पूरे हिमाचल प्रदेश की और सबसे ऊंची परियोजना भी यही है, ठीक है। और जो शोंगटोंग परियोजना है ये किन्नौर जिले में है। ये कहाँ पर है? किन्नौर जिले में है, सतलुज नदी के ऊपर है, ठीक है। शिमला में अगर हम बात करें तो सावड़ा कुड्डू परियोजना शिमला के अंदर है, ठीक है। मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी शानेन परियोजना है, ठीक है, जो पंजाब सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। तो ये उहल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर बात करें तो इसमें पूछा है कि शिमला में गेटरी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो शिमला का जो गेटरी थिएटर है वो कब खोला गया था? वो खोला गया था 30 मई सन 1987 को, ठीक है, 30 मई सन 1987 को आम जनता के लिए खोला गया था। इसके अंदर ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो गेटरी थिएटर है, हालांकि माल रोड में पड़ता है शिमला के अंदर, ठीक है। और ये जो गेटरी थिएटर है दोस्तों, इसमें जो पहला जो नाटक जो चलाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टाइम विल टेल, ठीक है, टाइम विल टेल। इसके अंदर जो चलाया जाने वाला पहला जो नाटक था, पहला जो आपकी मूवी थी या पहली जो पिक्चर थी, टाइम विल टेल, ठीक है, वो आपका चलाया गया था, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया के जयंती पर इसका जो है उद्घाटन वहाँ पर किया गया था अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में। तो 30 मई 1887 को आम जनता के लिए खोला गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 140 में, हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? हांगरांग घाटी जिला किन्नौर में स्थित है दोस्तों। दूसरी बात कि किन्नौर की हांगरांग घाटी के अलावा, किन्नौर की हांगरांग घाटी के अलावा किन्नौर में रिब्बा घाटी आपकी जो है प्रसिद्ध है। रिब्बा घाटी जो कि आपका जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेप्स वैली के नाम से जो जानी जाती है। दूसरी यहाँ पर किन्नौर के अंदर जो है आपकी वस्पा या सांगला घाटी है, जो हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी है, सांगला घाटी या फिर वस्पा घाटी। और तीसरी जो है दूसरा हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिब्बा घाटी है जो आपकी अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो लाहौल स्पीति के अंदर जो है आपकी जैसे आपकी चंद्राभागा घाटी है, चंद्राभागा घाटी है, तो ये लाहौल स्पीति के अंदर है। कुल्लू के अंदर जो है, कुल्लू को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, सॉरी देव घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसको? कुल्लू को। और सिरमौर के अंदर अगर हम बात करें तो सिरमौर की जो घाटियां हैं जैसे नौराधार है, क्यारदादून घाटी है, ठीक है, क्यारदादून घाटी है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है? जिला सिरमौर के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 की अगर बात करें, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? या चंबा की जो रानी थी नैना देवी, चंबा की जो रानी थी नैना देवी, ये चंबा की रानी थी जिसके हस्बैंड का नाम था साहिल बर्मन। क्या नाम था? साहिल बर्मन। साहिल बर्मन इनके पति थे, चंबा का राजा साहिल बर्मन और साहिल बर्मन की पत्नी नैना देवी। तो दोस्तों चंबा के रानी जो थी नैना देवी, उसके बलिदान के लिए, ठीक है, साहिल बर्मन ने जब चंबा शहर बसाया था तो वहाँ पर पानी की समस्या होने के कारण जो है रानी नैना देवी ने अपना बलिदान दिया था, ठीक है। और बलिदान देने के बाद जो है जल की आपूर्ति को पूरा किया गया था, ठीक है। और ऐसी वहाँ पर मान्यता है, ऐसी एक दंत कथा है। तो इसी कारण से जो है चंबा की जो रानी थी नैना देवी, इसका नाम था नैना देवी या सुनैना देवी, ठीक है। तो इसकी स्मृति, इसकी बलिदान की याद में वहाँ पर लगता है सुही मेला। कौन सा मेला लगता है? सुही मेला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और सुही मेला कब लगता है? चैत्र माह में लगता है दोस्तों, ठीक है, चैत्र महीने में लगता है। और चैत्र महीने में जब ये मेला लगता है तो इस मेले के अंतिम रात को जो गीत गाया जाता है उसे सुकुरात कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकुरात कहते हैं। तो ध्यान रखना, सुकुरात जो आपका गीत है वो कहाँ पर गाया जाता है? चंबा में गाया जाता है, ठीक है। हालांकि चंबा में गाए जाने वाले गीत जो है वो कुंजू चंचलो है या फिर आपका भुक्कू गद्दी है, ठीक है, लच्छी नुवाला है, फुलमू रुंजू है, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोकगीत हैं वो आपके चंबा में गाए जाते हैं। लवी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये रामपुर बुशेर में लगता है, ठीक है। राजा कहरी सिंह ने इसको शुरू करवाया था, हिमाचल का सबसे पुराना मेला है, ठीक है। तो और दूसरी बात है, यहाँ इस मेले में जो है वो व्यापारिक मेला है और इस मेले में जो है घोड़े की छुमुर्ती जो आपकी नस्ल है उसका व्यापार किया जाता है। रिवालसर मेला की अगर बात करें तो ये मंडी में लगता है, रिवालसर झील के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है कि किस ऋषि या संत की पूजा जिला सिरमौर में की जाती है? कौन से एक महर्षि है जिनकी जो पूजा है हिमाचल प्रदेश में की जाती है? लोमेश,
और या फिर व्यास, जमदग्नि या फिर भृगु। तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी आपका जो है सही आंसर है जमदग्नि महाराज। ठीक है, तो जो परशुराम के जो फादर थे ऋषि जमदग्नि, ठीक है, तो इनकी पूजा जो है वो आपकी सिरमौर जिले के अंदर की जाती है। परंतु कुल्लू में इनको जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। कुल्लू में इन्हीं को ही क्या कहते हैं, जामलू देवता। क्या कहते हैं दोस्तों, जामलू देवता इनको कहा जाता है। कहाँ पर, कुल्लू में। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और कुल्लू के आपका जो है निरमंड में भुंडा उत्सव लगता है जो 12 साल बाद मनाया जाता है, जिसे हिमाचल का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाचल का कुंभ कहते हैं। किसको, भुंडा उत्सव को। किसको कहते हैं दोस्तों, भुंडा उत्सव को। ठीक है, इसमें जो है पहले जो है वो नर बलि दी जाती, मनुष्य की बलि दी जाती थी, परंतु हिमाचल सरकार के द्वारा जो है इस नर बलि के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और अब इसमें जो है वो पशु बलि दी जाती है और इसमें जामलू देवता की पूजा होती है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें कि कईयों बार ये क्वेश्चन भी आता है, हिमाचल प्रदेश में न्याय का देवता किसे कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में न्याय का जो देवता है वो महासू देवता की पूजा की जाती है, जिसका प्रमुख जो आपका स्थान है महासू देवता का, वो आपका उत्तराखंड के अंदर जो हनोल जो क्षेत्र है वहाँ पर है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के जो आपका गिरिपार के जो क्षेत्र हैं, जैसे शिलाई है या फिर आपका जो है आपका शिलाई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इसको माना जाता है, जामलू देवता को। ठीक है, सॉरी आपका जो है महासू महाराज को माना जाता है। ठीक है, तो इसको न्याय का देवता हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, हिमाचल के जिला सिरमौर में कहा जाता है। ठीक है, किसको, महासू देवता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 की अगर बात करें, हिमाचल में वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कौन है, गुरमीत सिंह संधूवालिया है। ऑप्शन नंबर ए गुरमीत सिंह संधूवालिया है। ठीक है, इससे पहले कौन थे, एम एस रामचंद्र राव थे। ठीक है, एम एस रामचंद्र राव थे, तो अभी कौन है, गुरमीत सिंह संधूवालिया वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जज है। जबकि पहले कौन थे दोस्तों, पहले जो हाई कोर्ट के जज थे हमीदुल्ला वेग थे। पहली महिला कौन थी, श्रीमती लीला सेठ थी। ठीक है, और एकमात्र हिमाचली जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे मेजर मेहरचंद महाजन। कौन थे, मेहरचंद महाजन। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर वी नारायणन। ये आपके जो है इन्होंने 2025 में एस सोमनाथ का स्थान लिया है। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में इसरो के आपके जो है हेड है। इसरो का फुल फॉर्म के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलुरु में, और इसके हेडक्वार्टर को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष भवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष भवन इसके हेडक्वार्टर को कहते हैं। जहाँ पर ये हेडक्वार्टर है तो उसे अंतरिक्ष भवन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 145 में दिया गया है कि आपका जो है इजराइल की करेंसी का नाम क्या है। इजराइल की करेंसी पूछी है, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है। तो दिनार। पहला ऑप्शन दिनार है। दिनार कहाँ की जो है मुद्रा है, ये दिनार है आपकी कुवैत की, कुवैत सिटी यानी कुवैती दिनार। ठीक है, और डॉलर कहाँ की है, यूएसए की मुद्रा डॉलर है। ठीक है, या फिर आपका लीरा की अगर हम बात करें तो तुर्की की मुद्रा है। ठीक है, टर्की की जो मुद्रा है वो लीरा है। और जो क्वेश्चन पूछा है इजराइल की, इसका नाम है न्यू शेकेल। ठीक है, तो न्यू शेकेल कहाँ की मुद्रा है, ये है आपकी इजराइल की। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 146 में जो पूछा है, भारत की अधिकतम लिपियाँ निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है। तो भारत में अधिकतम जितनी भी भाषाएं मैक्सिमम उसकी जो लिपियां हैं वो अधिकतम जो है कहाँ से पैदा हुई है, ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से पैदा हुई है, ब्राह्मी लिपि से। इसीलिए संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं की जननी, अधिकतर भाषाओं की जननी कहते हैं। ठीक है, या फिर अन्य मैक्सिमम जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से पैदा हुई है, खासकर हिंदी। ठीक है, हिंदी और उसके अपभ्रंश हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि का नाम ब्राह्मी। ठीक है, पाली जो है ये आपकी जैनिज्म बौद्धिज्म की जो है भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, जबकि स्वामी महावीर ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में दिए थे। ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि स्वामी महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था और स्वामी महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने, और महावीर का, चलिए ठीक है, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अब महावीर ने, आपने मुझे बताना है कि महावीर ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ठीक है, महावीर ने प्राकृत भाषा में पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बुद्ध का तो मैंने आपको बता दिया है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो अब आपने मुझे बताना है कि महावीर ने कहाँ पर दिया था। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स जो है अभी लगातार जो तैयारियां कर रहे हैं हिमाचल की स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की, तो स्पेशली उनके लिए क्वेश्चन रहेगा कि स्वामी महावीर ने
पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, किस जगह पर दिया था, प्रॉपरली आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 147 की अगर बात करें, किस चीनी व्यक्ति ने कागज़ का आविष्कार किया था। पहली बात तो कि चीन ने ही सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया था, तो काई लून ने जो पहली बार जो है वो कागज़ का आविष्कार किया था, इसीलिए चीन को कागज़ के आविष्कार का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखा। क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 की अगर दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 148 में क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। अब तांबे के जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो तांबा के कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि तांबा उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, तांबा उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, परंतु तांबा भंडारण के लिए पहला स्थान राजस्थान का खेतड़ी। ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी और मध्य प्रदेश का आपका जो है बालघाट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो ये इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। तांबा कहाँ से प्राप्त करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग, वो आपके राजस्थान से करते थे। ठीक है, और राजस्थान में हड़प्पा के कौन कौन से केंद्र हैं, तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कौन कौन से केंद्र आपके राजस्थान के अंदर है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि आपका कालीबंगा जो है ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर ही है, और यहाँ से जो है अवशेष जो मिले थे ऊँट की हड्डियों के कंकाल मिले थे, और ये काली चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का या फिर हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की आपको मैं थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने सबसे पहले की थी 1921 में। उससे पहले जॉन ब्रांटन ने 1856 में हड़प्पा का रहस्य उद्घाटन किया था, परंतु उससे भी पहले सबसे पहले किसने बताया कि हड़प्पा नाम का कोई स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो वर्णन किया था वो किसने किया था और कब किया था, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 की अगर बात करें तो इसमें सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जल आपूर्ति को पूरा करता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 148। भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी जो डैम है वो बना हुआ है आपका गढ़वाल के अंदर। भागीरथी और जो नदी है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से ही देवप्रयाग में जब ये दोनों नदी मिलती है, कौन कौन, भागीरथी और अलकनंदा, इसके बाद ही जो अगली एक ही जो नदी बनती है उसको हम गंगा का नाम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि आपका सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी टेक्निक जो आपकी जितना भी टेक्निकल का आपके जो है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया स्पेशली हिमाचल प्रदेश टीजीटी संस्कृत का जो टेट का जो एग्जाम हुआ था नवंबर 2025 में, उसको हमने डिस्कस किया। आई होप इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कहीं ना कहीं आपको जो है आने वाले परीक्षाओं में के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन होने वाले। हालांकि ये जो क्वेश्चन है जीएस का जो सेशन था ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और आपका जो है नेसेसरी होने वाला है, काफ़ी वैल्यूबल भी होने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।